हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कहता है कि कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसमें से कुछ करंट पास हो रहा है तो उस करंट की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम आज फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्स वाई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से कुछ करंट पास हो रहा है आई। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये इस वायर का या इस कनेक्टर का सेंटर है, तो उस सेंटर का नाम दे दिया पॉइंट ए। ठीक है, आगे देखिए, लेट अस want to find out magnetic field strength at point P at a perpendicular distance d from it। कहता है कि हमें क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है, पॉइंट P कंसीडर करना है, और ये पॉइंट P इसके सेंटर से या इस वायर से किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट P, इस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इस पॉइंट P की इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, d। ठीक है, आगे देखिए, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम a। कहता है कि अब देखिए आगे, कहता है कि इस पॉइंट a से कुछ l डिस्टेंस पर अपने को एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानना है dl। ठीक है, यानी कि इस लेंथ एलिमेंट की इस पॉइंट a से जो डिस्टेंस है वो कितने मान लिया हमने यहाँ पर l। ओके, और ये छोटा सा एलिमेंट हमने माना है जिसकी लेंथ कितनी है dl, बहुत छोटा सा है, इधर आपको बड़ा नजर आ रहा है लेकिन ये बहुत छोटा सा है। ओके, कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम इट इज r। कहता है कि इस पॉइंट P या इस लेंथ एलिमेंट की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी कंसीडर कर ली, r। ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया हमने, वो r। ओके, अब देखिए बेटा, अब अगर मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूं, फाई। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, d फाई। लेकिन ये एलिमेंट बहुत छोटा है, और अच्छा इसके पॉइंट P से इस एलिमेंट के ऊपरी हिस्सा जो है उसके लेंथ भी किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल, क्योंकि एलिमेंट क्या है, बहुत छोटा। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाओ मत दिखाओ तो फर्क नहीं पड़ना, तो इसको मैं इसलिए इसको एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, ओके, अब इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन हमने क्या कंसीडर की, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके, एंड इस डायरेक्शन इज एट एंगल थीटा विद द करंट एलिमेंट। और कहता है कि जो पॉइंट P है ना, इसकी जो डायरेक्शन है करंट एलिमेंट के साथ वो कितनी है, थीटा। ठीक है, ओके बेटा, आगे देखिए, देन अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज। तो कहता है कि बायट-सावर्ट्स लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन हम जानते हैं वो क्या है, म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। या सिंपली ऐसा कह सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा, नाउ एंगल APDL। ठीक है, एंगल APDL यानी कि एंगल किसके इक्वल मान लिया हमने, फाई के इक्वल। ठीक है, ये एंगल APDL क्या मान लिया हमने, फाई, जो कि हम पहले वहां लिख चुके हैं ऑलरेडी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल APDL। ठीक है, अब अपने पास ट्राइंगल बन गया है ना, APDL, इस ट्राइंगल से मैं अगर ऊपर वाले इससे सॉल्व कर दूं, एक बार नोट कर लीजिए, अगर कोई फिर मैं सॉल्व करके आपको लिखता हूं। अब देखिए बेटा, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल APDL से, इस ट्राइंगल APDL से, ट्राइंगल APDL कौन से, APDL। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने को देखो दो चीजें पता है, एक तो डिस्टेंस पता है d, एक डिस्टेंस पता है कितनी है r। ओके, अगर मुझे थीटा निकालना है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यहां से साइन थीटा, यहां से साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, ठीक है, हमारे फॉर्मूले में क्या है, साइन थीटा, की वैल्यू निकालेंगे
तो देखिए साइन थीटा यहाँ से किसके इक्वल होगा, साइन थीटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ पर है तो ये तो क्या होगा आपका बेस, ठीक है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है डी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होगा डी अपॉन आर, ओके, ये तो थी इस केस के लिए। जब ये एंगल कंसीडर करूंगा फाई, जब हम फाई एंगल कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर देखिए ये देखिए क्या आ गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा कोस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा कोस के इक्वल। तो देखो इस फाई एंगल के लिए ये जो लाइन है बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस की हाइपोटेन्यूज है किसके इक्वल हो गया कोस ऑफ फाई। सिंपली आप क्या कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस फाई, ठीक है, लिख देता हूं इधर देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस फाई, यहां से ये तो प्रूव हुआ, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ डी, तो आर अगर हम निकालेंगे तो उस आर को इधर ले जाओ राइट साइड में और कोस को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा बेटा डी अपॉन कोस फाई इज इक्वल टू में आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू में 1 अपॉन कोस फाई सेकंड फाई, तो डी एच इट इज साथ में क्या होगा 1 अपॉन कोस फाई दैट इज सेकंड फाई, ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहां तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ओके। अभी इसको सिर्फ कर देता हूं, अगर कोई आपने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब देखिए इसी ट्रायंगल से हम क्या करें एल अपॉन डी, यानी कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, अगर इस फाई के लिए जब एंगल फाई को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या है जो ए से बीएल के बीच की जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर, ए से पॉइंट पी की जो लेंथ है ये क्या है बेस, तो क्या करें एल अपॉन डी इज इक्वल टू में टेंजेंट फाई, ठीक है, एल अपॉन डी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट के, तो क्या होगा इधर से एल अपॉन डी इज इक्वल टू में टेंजेंट फाई, तो एल क्या होगा बेटा एल इज इक्वल टू में डी टेन फाई, ठीक है, ये डी टेंजेंट ऑफ फाई। लेकिन अपने को फॉर्मूले में देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डीएल चाहिए, तो क्या कर देंगे डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन, इसको अब ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डीएल इज इक्वल टू में डी एच इट इज टेंजेंट, सॉरी थीटा नहीं है टेंजेंट फाई बेटा, टेन फाई का क्या बोलते हैं, हाँ टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकंड फाई या सेकंड स्क्वायर फाई, जल्दी सोचिए सेकंड स्क्वायर फाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी इंटू में सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को हम किसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, तो इधर लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 क्या थी dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एच इट इज, ठीक है, इनटू में आई ये भी एच इट इज डीएल, डीएल की जगह पर क्या लिखेंगे डी सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, तो क्या हो जाता है ये लिखना डी सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, फिर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की क्या लिख देंगे कोस फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आई थी इधर से डी सेकंड फाई, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा इसको डी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फाई, ठीक है, आर की जगह पर क्या पुट किया हमने डी सेकंड फाई, ओके। देखो सेकंड स्क्वायर फाई से सेकंड स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, एक डी से दूसरा डी कैंसिल आउट, ठीक है, और क्या कटेगा कुछ नहीं, इसको रब कर दो ऐसे ऊपर से रब करना हो, ओके। तो देखो बेटा डीबी किसके इक्वल आया डीबी इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई
म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई अपॉन नीचे क्या है 4 पाई डी। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आया है, ड्यू टू एंटायर वायर, पूरी वायर की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल होगा। देयर नाउ इंटीग्रेटिंग above equation we get, अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे तो ड्यू टू होल वायर यानी कि जो एक्स वाई लेंथ की वायर थी उस पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पे पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां हो रहा है, वाई से एक्स। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देंगे वाई से एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, अब देखो यहां से लेफ्ट साइड एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y टू x dv इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये कॉमन निकाल लेंगे 4 पाई डी, ये कॉमन है, अंदर क्या बच गया cos ऑफ फाई डी फाई। तो देखिए बेटा इसको सोल्व करने से पहले एक बार फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। अब देखो इस x पॉइंट से ये जो x पॉइंट इस पॉइंट P के साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लिया हमने कितना है फाई 1। ठीक है, कितना मान लिया फाई 1। और इसी प्रकार अगर इस पॉइंट P को मैं इस y से मिला दूं तो ये जो एंगल मान लिया हमने कितना मान लिया फाई 2। ठीक है, तो इस रिलेशन को अब देखो इधर फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है डी फाई, यानी कि फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो लिमिट में फाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो कहां से कहां देखो y जो पॉइंट P y के साथ एंगल बना रहा हो कितना फाई 2 और पॉइंट P x के साथ जो एंगल बना रहा हो कितना फाई 1। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहां से कहां। ठीक है, ये सेंटर था नीचे का हिस्सा यानी कि माइनस फाई 2 टू फाई 1। ठीक है, माइनस फाई 2 से फाई 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इसकी लिमिट पुट कर दी। ओके, अब देखिए इसका जब लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा b के इक्वल। ठीक है, राइट साइड में देखिए क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये टर्म तो है। cos फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन फाई, लिमिट कहां से कहा माइनस फाई 2 से फाई 1। ठीक है बेटा, अब ये जो लिमिट्स है इनको अंदर पुट करेंगे हम। एक बार क्या करेंगे फाई 1 की जगह फाई की जगह फाई 1 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फाई की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस फाई 2। ठीक है, तो देखिए b किसकी इक्वल आ जाएगा b इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, क्या बन गया अंदर साइन ऑफ फाई के जगह पुट करेंगे फाई 1 माइनस साइन ऑफ फाई के जगह क्या पुट कर देंगे माइनस फाई 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे। जब इस माइनस साइन को बाहर लेके आएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर से कर दो b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू में साइन ऑफ फाई 1 एज इट इज। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस साइन फाई 2। ठीक है बेटा, तो देखिए ये वो रिलेशन आ गई जिसके जो यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो उस पॉइंट P पर उस पूरे वायर की वजह से है, यानी कि जो होल वायर है उस होल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो किसके इक्वल आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ब्रैकेट में क्या है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके, अब देखते हैं बेटा इसके स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं। तो इधर मैंने लिखा स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, इफ वायर इज infinitely long on both sides। ठीक है बेटा, इस वायर का जो सेंटर है उस वायर के सेंटर से भी इधर जो वायर है ना, अभी तो देखो हमने क्या लिया था डेफिनेट लेंथ का वायर लिया था एक्स वाई। अब मैं क्या कर लेता हूं दोनों साइड इसकी जो लेंथ है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी को
और इधर भी इन्फिनिटी को। ठीक है, यानी कि इस सेंटर के ऊपर भी वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो और सेंटर से नीचे की जो वायर है वो भी इनफाइनाइट लेंथ की हो, तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए बेटा, मैं इसको एक बार कुछ देर के लिए यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा। अब देखो, जब वायर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो उस टाइम पर ये जो पॉइंट पी है इनके साथ जो कुछ एंगल बनाएगा φ1 और φ2, ठीक है, ये जो एंगल हमने माना था क्या था φ1 और ये इधर वाला क्या था φ2, ठीक है। तो ये क्या है φ1, ये क्या φ2। अब आपको पता है कि ये कहीं जाके इन्फिनिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर नियरली स्ट्रेट होगी, ये लगभग स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, इधर φ1 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, एंड φ2 भी किसके इक्वल होगा 90 डिग्री, ठीक है। इधर तो देखो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया है, ठीक है, इसमें थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया इधर, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये नियरली स्ट्रेट होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक ढंग से कहूं तो ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है बेटा। अब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में मिलेंगे जाके, क्या पता कहां मिलेंगे। तो जो एंगल है ना φ1 और φ2 वो नियरली क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल। तो अब क्या करेंगे इस रिलेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, 4 या 5 जो पीछे आई थी देख लेना। अब इसे देखिए किसके इक्वल होगा, b इज इक्वल टू में μ0I अपॉन 4πd, अंदर क्या है साइन φ1 की जगह 90 डिग्री प्लस में साइन φ2 की वैल्यू में क्या है 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा μ0I अपॉन 4πd, 1 प्लस में 1, इस साइन 90 की वैल्यू में 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो क्या आ गया बेटा यहां से b इज इक्वल टू में μ0I अपॉन 4πd, ठीक है, इंटू में 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, ठीक है। क्या आ गया b इज इक्वल टू में μ0I अपॉन 2πd। तो जब भी इनफाइनाइट वायर की बात आए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे हम, μ0I अपॉन में 2πd, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए सेकंड केस क्या कहता है, वायर इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि वो एक एंड से तो क्या हो इनफाइनाइट पे, यानी कि इस डायग्राम को रब कर देता हूं बेटा। ओके, अब कहता है कि इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए यह कह सकते हैं कि if conductor is infinitely long on one side and point P lies on normal line of the other end, यानी कि अगर ये वायर है, मान लिया ये वायर है, तो कहता है कि जो वायर है ना, अब ये मान लीजिए उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कह लीजिए, या ये कह लीजिए उस वायर का दूसरा एंड है जो हमें नोन है, नोन मतलब जिस एंड का हमें पता है। अब जो पॉइंट P एग्जिस्ट करता है ना, वो बेटा यहां करेगा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। एक एंड हमें नहीं पता, एक एंड की जो लेंथ है वो क्या है इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे एंड का हमें पता है और दूसरे एंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो पॉइंट P है, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट P पर इस इनफाइनाइट वायर की लेंथ की वजह से, सेमी इनफाइनाइट इसलिए कहा है क्योंकि अब ये इसके दूसरी साइड नहीं है, ठीक है, इसके दूसरी साइड कोई वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट के, ठीक है, यानी कि जो इस एंड से ऊपर की तरफ इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इसलिए इसको हम सेमी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, या सिंपली ये भी कहा जा सकता है कि जो कंडक्टर है ना उसकी लेंथ एक साइड इन्फिनिटी है, दूसरी साइड कुछ है ही नहीं, यानी कि 0, यानी कि दूसरे एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो पॉइंट P मौजूद है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो इस पॉइंट को अगर मैं इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर से मिलाना चाहूं तो ये क्या जाएगी नियरली स्ट्रेट, लगभग सीधा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो φ1 बनेगा, और φ1 इधर क्या बनेगा, अब नियरली स्ट्रेट होगी लाइन, अब ये इनफाइनाइट लेंथ की है तो ये भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या पता जाएगा कहां मिलेगी। तो इस केस में यहाँ पर φ1 किसके इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है, नियरली क्या है 90 डिग्री के आसपास का एंगल है। दूसरी बात, अब पॉइंट P उस एंड के दूसरे सिरे के साथ कुछ φ2 एंगल बनाता था, अब वो φ2 एंगल अब किधर बनेगा, इधर ही तो बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे।
तो वो एक ही लाइन में बनेंगे, तो इधर फाइव टू क्या हो जाएगा 0, तो फाइव टू इक्वल टू में 0 लेंगे। ओके बेटा, तो अब क्या करें, अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाइव में क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री प्लस में साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 90 यानी कि 1 प्लस साइन 0 0, लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ना, इंटू में 1 इसको भी लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल हो गया से B इज इक्वल टू में म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। ठीक है, ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन आई है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आई है, इन तीनों को याद रखना होगा जिनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए अपने पास एक वायर है, ठीक है, और वो वायर कुछ इस प्रकार की है, वो इन्फिनिटी से आई और इधर मुड़गी और मुड़ने के बाद फिर इन्फिनिटी को चली गई, इधर से आई है इन्फिनिटी से आई और ऐसे बैंड होकर वापस इन्फिनिटी को चली गई। ठीक है, तो और मान लीजिए इसके अंदर तो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना है I। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि इस सिरे के अंदर भी क्या है, जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और नीचे वाले हिस्से के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये किसी सर्कल के फोर्थ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा। तो देखिए इस वायर के 3 सेगमेंट्स बन गई, एक सेगमेंट तो ऊपर वाला यानी कि इस पॉइंट से ऊपर इन्फिनिटी तक, दूसरा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी कि सर्कल का फोर्थ हिस्सा को कह सकते हो, और तीसरा जो ये दूसरा सेक्शन हो गया, और इससे इस पॉइंट से आगे इन्फिनिटी तक फिर कौन सा सेक्शन हो गया, तीसरा सेक्शन। तो अब देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस बनेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा मान ली कितना है B1, सेक्शन 2 की वजह से B2 और इसी प्रकार सेक्शन 3 की वजह से B3। ठीक है, अब सेक्शन B1 देखिए, हमें एक एंड का पता है, एक एंड का पता तो सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन गया, यानी कि एक तरफ वायर इनफाइनाइट है दूसरी साइड 0। ठीक है, तो B1 किसके तो होगा बेटा B1 इज इक्वल टू में, चलिए एक मिनट तो अब देखिए मान लीजिए ये जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी है R। इस पॉइंट P से इस सर्कल के जो फोर्थ पार्ट है उसका रेडियस कितना है R, तो वैसी बात है ये भी R होगा ये भी R होगा। हम यहाँ पर R को क्या कंसिडर कर रहे हैं D। ठीक है, जब R को D कंसिडर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू में म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। ठीक है, इससे पहले जो सेकंड स्पेशल केस क्या है, सेमी इनफाइनाइट का केस कह लीजिए, या हमने क्या कहा था कि एक एंड के ऊपर उसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, और दूसरे एंड का हमें पता है जिसके परपेंडिकुलर पे हमने क्या लिया है पॉइंट P। ठीक है, तो B1 क्या आया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। ओके, फिर देखेंगे अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, जब हम क्या करेंगे राइट हैंड रूल से इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो किधर होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे करंट की डायरेक्शन में करेंगे, राइट हैंड रूल इतना उठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, तो जब इन उंगलियों को हम ऐसे घुमाएंगे तो इस पॉइंट पर ऐसे बाहर की तरफ आएंगे, इस पॉइंट P पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी कि ऐसे इस प्रकार से जैसे कि मैंने मार्कर को करके दिखाया आपकी तरफ, या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, इसकी वजह से ये जो नीचे सर्कल का फोर्थ पार्ट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे करके ऐसे करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ वजह से ऊपर की तरफ, इसकी वजह से ऊपर की तरफ, और फिर जो थर्ड पार्ट बच गया, ठीक है, आगे वाला, अब इसका डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे करेंगे, तो जब पॉइंट P पर पहुंचेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर बाहर की तरफ होगा, जो मेरी उंगलियां होंगी इसी को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इन सभी 3 के 3 सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखिए B2 किसके इक्वल होगा, B2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D। ठीक है, इनटू में 5
अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है 360 डिग्री, 4 तक कितना करेगा 90 डिग्री। या सिंपली क्या कह सकते हैं उसको हम पाई बाई 2। तो पाई की जगह क्या लिख सकते हैं इधर पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बन गया b2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 8d। ठीक है, क्या है b2 म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 8d। इसी प्रकार थर्ड पार्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके इक्वल होगा v1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू में v1 प्लस v2 प्लस में v3। ठीक है, कर दीजिए ऐड। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, v1 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d प्लस में v2 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 8d प्लस v3 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। हाँ देखो v1 और v2 की वैल्यू इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों केस क्या है किसके सेमी इनफाइनाइट वायर के हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से देखिए म्यू नॉट आई सब में को बना सकता है अपॉन में कितना आ सकता है नीचे, जरा देखिए 4d आ सकता है नीचे से। इसको हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन पाई। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन पाई। एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, ये क्या कहते हैं, ये टर्म तो ऐसी रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4d। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई प्लस 2। ठीक है, यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस पाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, उस नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई किसकी वजह से, इस पूरे वायर की वजह से या इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4d इंटू में 4 प्लस पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा केस भी हो सकता है। तो दूसरा केस क्या होगा, हम उस वायर को कुछ इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो वायर इनफाइनाइट से आई, ऐसे बेंड होगी और ऐसे चली गई। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट से आई थी और इनफाइनाइट को भी वापस चली गई। ठीक है, तो उस वायर को भी हम उसी तरह से 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा यहां से यहां तक अगर पार्ट आपको नजर आ रहा हो तो ये जो पार्ट बना है इधर, ठीक है, तो ये जो पार्ट बना है इधर, ये इससे ऊपर का जो सेक्शन है वो सेमी इनफाइनाइट वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सेक्शन 1। सेक्शन 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ सर्कल को, और इसी प्रकार इससे ऊपर का जो पॉइंट है वो भी थर्ड सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से देखो बेटा, अब मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है v1, दूसरे की वजह से v2 और तीसरे की वजह से v3, और करंट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो सेंटर कहीं यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस जो हाफ सर्कल है इसका रेडियस कितना है r, और r को मैं यहां पर पुट कर देता हूं d के इक्वल। तो मर्जी को जरूरत नहीं है कि आप d को ही पुट करें, ठीक है, लेकिन इसको r में पुट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा b1 क्या होगा, इसी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। ठीक है, v1 तो वही होगा, क्योंकि देखो एक एंड हमें पता है दूसरा एंड कहां तक जाता है इंफिनिटी तक, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, यानी जो सेकंड स्पेशल केस था। इसी प्रकार b2 किसके इक्वल होगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d इंटू में 5, और 5 की वैल्यू क्या है इधर पाई। ठीक है, किसके इक्वल है 5 की वैल्यू पाई के इक्वल है, क्योंकि 180 डिग्री यानी कि हाफ सर्कल है। तो देखिए बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4d। ठीक है, और b3 किसके इक्वल होगा b1 की, b3 फिर से b1 के इक्वल होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा b1 प्लस में b2 प्लस में b3। ठीक है, b1 की वैल्यू देखिए यहां से क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई प्लस में b2 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 4d, और इसी प्रकार b3 वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में
4 पाई डी। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी, 4 डी कॉमन निकाल सकते हो तो क्या आ जाएगा अगर 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन पाई निकाल सकते हो। इसके नीचे 1 कर दूं तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा बेटा b इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी, अंदर क्या बच गया एलसीएम क्या आ गया पाई। ठीक है, तो 1 प्लस पाई प्लस 1। ठीक है, तो क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी, अंदर बच गया 1 प्लस 1 2 प्लस पाई अपॉन पाई। ठीक है, यह क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी वायर दिया गया है, कोई भी केस दिया गया है, आप उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।